थोड़ी सी फंक्शनल एपीआई को डिस्कस किया था। हमने देखा था फंक्शनल एपीआई क्या होती है। वो 3-4 सिनेरियोज हमने देखे थे जहाँ पे फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे पास मल्टीपल तरह के इनपुट्स हों, मल्टीपल तरह के आउटपुट्स हों। इसके अलावा अगर हमें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाना है, हमारा मॉडल ऐसा है जिसमें जो है लेयर्स जो है एक लेयर आगे की लेयर से भी कनेक्ट हो सकती है, अपने से कई आगे की लेयर से कनेक्ट हो सकती है, रेजिडुअल कनेक्शन बना सकती है। इंसेप्शन मॉडल देखा था हमने कि पैरेलल में जो है लेयर्स कनेक्ट हो रही हैं। अब हम थोड़ी सी बात जो है कॉलबैक्स के ऊपर करेंगे और टेंसर बोर्ड के ऊपर करेंगे, ताकि हम देख सकें कि मॉडल जब ट्रेन हो रहा है तो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल हो, मॉडल को जो है हम किस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम फिट कॉल करते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा कंट्रोल अमूमन नहीं रहता उसके ऊपर, लेकिन हम जो है स्टिल उसको मॉडल को रोक भी सकते हैं। हम उसके अलावा जो है हम मॉडल को सेव भी कर सकते हैं उसके वेट्स को, और हम जो है लर्निंग रेट को, उसके हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सर मॉडल ट्रेन भी करके दिखाइएगा प्लीज। जी ठीक है। तो इट्स लाइक अ ड्रोन, ठीक है, जो कि अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सके, अपने ऑपरेटर को डेटा भेज सके मॉडल, और हम जो है उसके मुताबिक जो है स्टीयरिंग डिसीजन भी ले सकें, मॉडल को किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करना है। तो हम चलते हैं और कॉल बैक के ऊपर हम बात करते हैं। जब आप किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो आप शुरू में ये नहीं बता सकते कि उसको कितने ईपॉक्स चाहिए। आप अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है जब हमें ऑप्टिमल लॉस मिल जाए उसके बाद हम मॉडल को स्टॉप कर दें। ठीक है, हम मज़ीद ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है एक लॉस की एक ऑप्टिमल वैल्यू मिल गई, बेहतर वैल्यू मिल गई, हम वहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे। ट्रेनिंग को उस वक्त स्टॉप कर दें जब वैलिडेशन लॉस इम्प्रूव ना हो रहा हो। तो कीरास में कॉलबैक्स इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉलबैक जो है स्पेसिफिक सिचुएशन में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आप मॉडल को बता देंगे ये एक कॉलबैक फंक्शन है, जब ये सिचुएशन आए तो इस फंक्शन को कॉल कर लेना। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पे कॉल हो सके वो। कॉल बैक को ट्रेनिंग से रिलेटेड डेटा अवेलेबल होता है, मॉडल से रिलेटेड डेटा अवेलेबल होता है, और वो मुख्तलिफ तरह के एक्शंस ले सकता है। मिसाल के तौर पर कॉल बैक जो है मॉडल को स्टॉप कर सकता है, ट्रेनिंग को स्टॉप कर सकता है। ट्रेनिंग जो है जितनी ट्रेनिंग हो गई है बस वहाँ पे स्टॉप करके मॉडल को सेव कर दो, या अगर लगता है कि इसमें जो है वेट जो है कोई दूसरा वेट जो है हम इनिशलाइज कर दें, उसको पहले से कहीं से ट्रेन हुआ हुआ वेट मिल जाए तो हम वो डाल सकते हैं। मॉडल को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कॉलबैक्स हैं, जिसमें मॉडल चेक पॉइंटिंग है। चेक पॉइंटिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पे मॉडल को सेव कर लिया जाए, चेक पॉइंट कर लिया जाए। यानी अब आपको लगता है कि ट्रेनिंग के बाद जो है एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रही है, जब इम्प्रूव हो गई तो आप उसको सेव कर लो। ठीक है, फिर दोबारा अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हुई फिर सेव कर लो, यहाँ तक के बेहतरीन जो मॉडल नज़र आए आपको वो आखिर में मिल जाए। अर्ली स्टॉपिंग, जब आपको लग रहा हो कि लॉस इम्प्रूव नहीं हो रहा, लॉस मज़ीद कम नहीं हो रहा, वैलिडेशन लॉस की बात हो रही है कि वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडल को स्टॉप कर दें। इसको अर्ली स्टॉपिंग कहा जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो आपके मॉडल से रिलेटेड हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि लर्निंग रेट जो है बहुत कम नज़र लग रहा है, ट्रेनिंग जो है बहुत स्लो हो रही है, तो लर्निंग रेट को बढ़ा दिया जाए।
इसके अलावा आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको कहीं पे लॉग भी कर सकते हैं, कहीं पे आप राइट कर दें हार्ड डिस्क के ऊपर और टेंसर बोर्ड से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। कीराज में भी जो प्रोग्रेस बार नज़र आ रहा होता है, जब आप ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो लिखा बार होता है EPOC 1 है, इतने % ट्रेनिंग हो गई है, तो वो भी जो है कॉलबैक के थ्रू ही काम कर रहा होता है। तो कीरास के जो कॉलबैक हैं वो मुदर्ज झेल हैं: मॉडल चेक पॉइंट, अर्ली स्टॉपिंग, लर्निंग रेट स्केजुलर, रिड्यूस LR ऑन प्लेट्यू एंड CSV लॉगर। ठीक है जनाब। मॉडल चेक पॉइंटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है मॉडल को सेव करते रहें। जब बेहतर आपको जो है रेट मिलना शुरू हो, लॉस आपको बेहतर मिलना शुरू हो, आप इसको सेव कर लें। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब है आप स्टॉप कर दें जब लॉस इम्प्रूव ना हो रहा हो। लर्निंग रेट स्केजुलर जो है आ रहा होगा। और रिड्यूस LR यानी लर्निंग रेट ऑन प्लेटू। प्लेटू जो है अगर आपने जो है सोशल स्टडीज़ पढ़ी हो तो उसमें जो मैदानी इलाके होते हैं उनकी सतह जो होती है मुख्तलिफ़ तरह की होती है, कहीं पे पीक्स आ रहे होते हैं, कहीं पे प्लेटू आ रहे होते हैं। तो एक ऐसे प्लेटू से होता ये है कि आपका जो लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन की सतह की बात हो रही है यहाँ पे ना, लॉस फंक्शन किस तरीके का दिख रहा है। तो मिसाल के तौर पर लॉस फंक्शन आपका इस तरीके का है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपके पास कई मिनिमा आ रहे हैं। एक मिनिमा ये आ रहा है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, एक मिनिमा ये आ रहा है, ठीक है। तो कुछ मिनिमा जो है ऐसे होंगे और सबसे कम मिनिमा जो है वो ये वाला है, ठीक है। कुछ मिनिमा ऐसे होंगे जो कि लोकली जो है मिनिमम होंगे, जैसे ये लोकल मिनिमा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये मिनिमम नहीं है, ये लोकल मिनिमा है। तो प्लेटू में ये होता है कि आपका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपका मॉडल जो है लोकल मिनिमम में स्टक हो जाता है, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। तो अगर आपका मॉडल प्लेटू में फंसा हुआ है, प्लेटू की सतह कैसी होती है मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। प्लेटू की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। सर ये चैट की ऑप्शन भी नहीं है और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। आपको नजर आ रही है हम पर? स्क्रीन तो नजर आनी चाहिए आपको। मुझे नहीं आ रही बहरहाल। नहीं आ रही, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो ये प्लेटू जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा सा राइज कर रहा है। तो इस तरह की सतह को जो है प्लेटू कहा जाता है। अब प्लेटू में जो है आपका मॉडल जो है स्टक हो जाता है, तो लर्निंग रेट को एडजस्ट करें तो हो सकता है कि वो लोकल मिनिमा से बाहर आ जाए, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन CSV लॉगर जो है आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड पैरामीटर्स को लॉग कर रहा होता है। ठीक है जनाब, आप ऐसा करें उस्मान, आप दोबारा से जो है ना आने की कोशिश करें, रूम ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो शायद जो है आपको फिर नज़र आ जाए। ठीक है, जी सर। तो मॉडल चेक पॉइंटिंग और अर्ली स्टॉपिंग कॉल बैक जो है हम इसको देखते हैं। चैट भी चल रहा है, चैट मैसेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अर्ली स्टॉपिंग जो है उसका मकसद क्या है? ट्रेनिंग को रोक दिया जाए जब जो है इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है उसको हम मज़ीद ट्रेन कराएं, इम्प्रूवमेंट तो कोई आ नहीं रही है, तो हमें वहाँ पे रोक के अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है इंटरप्ट कर दी जाए जब आपको लगे कि अब इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, अब मज़ीद ट्रेन कराने का मतलब है मॉडल को ओवरफिट करना। ठीक है,
तो मॉडल को कम ईपॉक्स में हम देखा कि हमने ट्रेनिंग जो है यहाँ पे हो गई है, इनफ ट्रेनिंग हो गई है, अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तो वी शुड स्टॉप एट दैट पॉइंट, ये हमारा मकसद है। तो इसको जो है मॉडल चेक पॉइंटिंग के साथ मिला के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मॉडल में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है हम जो उसको सेव करते रहें, और जो करंटली बेस्ट मॉडल है उसको सेव करें। करंट बेस्ट मॉडल आपको लगे कि अब मॉडल जो है मज़ीद इम्प्रूव हुआ है तो फिर सेव कर लो, फिर कोई इम्प्रूवमेंट आई सेव कर लो, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आना ख़त्म हुई वहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है टॉलरेंस सेट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो है आप किस पॉइंट कितना जो है आप अलाउ कर रहे हैं कि हम जो है देखें कि अब इम्प्रूवमेंट नहीं आई, अभी जो है हम स्टॉप ना करें, तो टॉलरेंस लेवल सेट करेंगे। फिर अगली दफ़ा में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन अब आप बोलेंगे कि अब बहुत ज़्यादा हमने देख लिया, अब इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस नहीं है, तो अब तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। एक नया हम जो है नोटबुक फाइल खोलते हैं, डेटा को हमने लोड किया और उसी पे हम ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक के तो हमने वही काम करा जैसे हम पहले करते आए हैं। अब जब फिट करा रहे होंगे तो हम जो है कॉल बैक पास करेंगे, तो हम फिट कराते हुए कॉल बैक पास करेंगे। सर ये डायग्राम्स भी एक्सप्लेन कर दें, वो जो इसी डायग्राम सर ये जो अभी वो जो 3D डायग्राम आई थी, ये वाली, जी सर ये ये वाली। तो मैंने लास्ट टाइम यस सर, एक्सप्लेन किया था, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये इंसेप्शन राइट जो सर। है, इंसेप्शन को डिस्कस किया है, ठीक है। पैरेलल में 4 कनेक्शंस जा रहे हैं, और फिर इनको जोड़ के जो है ना, ये 4 अलग तरीक़ों से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया है। ये मैंने जो है लास्ट टाइम बताया था, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। हम जो है फिर किसी दिन जो है इसको एक्स्ट्रा क्लास में जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कॉल बैक्स हैं जो कि हमने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। नोट करा हमने कीरास को, और एक कॉल बैक जो है हमने बनाया है, कीरास डॉट कॉल बैक डॉट अर्ली स्टॉपिंग का कॉल बैक बनाया है। हमने बोला है कि भाई आपने जो है एक्यूरेसी को मॉनिटर करना है, ठीक है। और सर ये आपने टेंसरफ्लो में नहीं बनाए कॉल एक बैक्स? ही बात, टेंसर फ्लो जो है उसमें कीरास तो टेंसर फ्लो के अंदर है ना, तो टेंसर फ्लो डॉट राइट सर। कीरास लिख लो, या कीरास तो एक ही बात है। तो एक्यूरेसी को मॉनिटर करो, और पेशेंस लेवल 1 दिया हमने, यानी एक दफ़ा अगर जो है एक्यूरेसी इम्प्रूव नहीं हो रही तो हम रुकेंगे, हम फ़ौरन से स्टॉप नहीं कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि जो है दूसरी दफ़ा भी एक्यूरेसी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो भाई अब हम जो है मज़ीद वेट नहीं करेंगे, हम अपने मॉडल को स्टॉप कर देंगे। एक्यूरेसी एक दफ़ा इम्प्रूव नहीं हुई, हमने बर्दाश्त कर लिया, पेशेंस लेवल 1 रखा हुआ है। पेशेंस लेवल अगर 2 रखेंगे तो 2 दफ़ा जो है इग्नोर करेगा, तीसरी दफ़ा जो है स्टॉप कर देगा, ठीक है। पॉइंट मॉडल डॉट चेक पॉइंट में हमने क्या पास किया है, हमने कहा है कि मॉडल को थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव करो, जब जैसी इम्प्रूवमेंट आए सेव करते जाओ, ये फाइल बना दो, सेव कर लो मॉडल को, ठीक है।
तो यानी आपको बेस्ट मॉडल जो है ट्रेनिंग के बाद आपको मिल जाएगा। और क्या मॉनिटर करना है, वैलिडेशन लॉस मॉनिटर करना है और बेस्ट मॉडल को सेव करना है। ठीक है, तो ये हमने 2 कॉल बैक बनाए। अब मॉडल डॉट फिट को हम ये कॉल बैक पास कर देंगे। ठीक है, मॉडल डॉट फिट करते हुए हम अब हमारे पास हमने जो है 10 इपॉक चलाने, कॉल बैक लिस्ट में कॉल बैक लिस्ट पास कर दी और मॉडल डॉट फिट में हमने जो है ट्रेन इमेजेस और ट्रेन लेबल्स पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस और ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स ये 2 पास करने होंगे। और वैलिडेशन डेटा में हमारे पास जो टेस्ट इमेजेस हैं, ठीक है, टेस्ट लेबल्स, ये हमारा जो है, अच्छा मॉडल का नाम जो है हमने क्या रखा है, नेटवर्क रखा है, तो नेटवर्क कह देते हैं हम, नेटवर्क डॉट फिट। ठीक है, ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई इसकी और ये साथ साथ क्या कर रहा होगा, सेव भी कर रहा होगा करंट डायरेक्टरी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हर इपॉक के बाद सेव भी करेगा। ठीक है, ये जो है अगर ये देखेगा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो ये स्टॉप कर जाएगा। अच्छा, ये हमने इमेजेस के ऊपर करा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जो प्रोग्रेस आ रही है, कितना टाइम लग रहा है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये भी एक कॉल बैक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, CSV लॉगर जो है ये लॉग हो रहा है और ये इसके थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ठीक है सर, कॉल बैक जो है वो सर किसी भी डाटा पे, मतलब LSTM है, RNN है, CNN है, ANN, ये किसी किसी पे भी पे हो सकता किसी है? पे भी। ठीक है ना, आपने कंट्रोल करना है मॉडल को, कोई भी मॉडल हो। अच्छा, एक्यूरेसी ये कह रहा है कि एक्यूरेसी पूरा लिखने को कह रहा है, क्योंकि हमने जो है एक्यूरेसी डाला है ना, तो एक्यूरेसी पूरा लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा फिट कराते हैं और बाहर आ। तो इस तरीके से जो है हम मॉडल को फिट कराएंगे। हमने कॉल बैक पास कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से रिड्यूस LR ऑन प्लेट्यू कॉल बैक, यानी जब आपका मॉडल स्टक हो जाए प्लेट्यू में तो आपने क्या करना है, लर्निंग रेट को एडजस्ट करना है, रिड्यूस कर दें या इंक्रीज कर दें लर्निंग रेट जब आपका मॉडल प्लेटू में। प्लेटू की मैंने एग्जांपल दी थी, आपको बताया था एक ऐसी सतह जिसमें जो है मॉडल जो है फ्लैट टेरेन है और थोड़ा सा ग्रेजुअली राइज हो रहा है। ऐसे ही सिचुएशन में मॉडल लोकल मिनिमा में फंस जाता है। तो वहाँ पे उस लोकल मिनिमा को अवॉइड करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप लर्निंग रेट को ऑल्टर करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, कॉल बैक का बनाएंगे, रिड्यूस लर्निंग रेट ऑन प्लेटू। कॉल बैक की लिस्ट बनाई आपने और आप पता कैसे लगाएंगे कि प्लेटू में फंसा है, आप वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर करें और फैक्टर आपने 0.1 दे दिया। फैक्टर 0.1 देने का मतलब क्या है, लर्निंग रेट को 10 टाइम्स डिक्रीज करना। ठीक है, जो भी लर्निंग रेट है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 1 से ज़्यादा देंगे तो लर्निंग रेट बढ़ जाएगा, 1 से कम देंगे तो लर्निंग रेट कम होना शुरू होगा। यानी अगर 0.5 दे देंगे तो लर्निंग रेट आधा कर देगा हर दफ़ा में, और पेशेंस वही 10। ठीक है, अगर जो है 10 इपॉक के बाद भी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो लर्निंग रेट को फिर कम कर दो, 10 इपॉक तक वेट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसने माय मॉडल के नाम से आप देखें ये कॉल बैक ने ये फाइल बनाई है, चेक पॉइंटिंग ने ये फाइल बनाई है। ठीक है, ये फाइल बन गई है, तो कॉल बैक हमारा चला है। ठीक है, अब वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है 0.973 से 0.977 हो गया है, यानी बढ़ रही है एक्यूरेसी। तो ये अभी काम करेगा, जहाँ पे एक्यूरेसी गिरना शुरू होगी ये रुक जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं हम। तो रिड्यूस LR ऑन प्ले टू, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कॉल बैक जो है इसका जो पर्पस है सिर्फ एक्यूरेसी को भी कंट्रोल करना है, वैलिडेशन और मॉडल की एक्यूरेसी को ही कंट्रोल करना है। हमारा मकसद यही है कि हम जो है कभी सालों जो है या महीनों हमने एक मॉडल चलाया, एक महीने के बाद जाके पता चला कि ये तो एक हफ्ते में हमारा काम हो गया था, हम उसके बाद आगे मॉडल को बिलावजा में हमने पूरे महीने चलाया, एक हफ्ते बाद हमें रोक देना चाहिए था। तो आप कॉल बैक सेट कर दें अर्ली स्टॉपिंग का, कि एक हफ्ते के बाद अगर इम्प्रूवमेंट आना ख़त्म हो जाए तो हमारा मॉडल वहीं पर हम स्टॉप कर दें। ठीक है, तो मॉडल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉल बैक। सर लाइक अगर ओवर फिटिंग है या अंडर फिटिंग है तो तब भी हम कॉल बैक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए। अब देखें ना यहाँ पे एक्यूरेसी जो है 0.9779 से 9745 हो गई, यानी एक्यूरेसी कम हो गई है। लेकिन अभी रुका क्यों नहीं हमने, क्योंकि टॉलरेंस लेवल 1 रखा हुआ है, यानी एक दफ़ा तो इग्नोर करेगा ये। अब एक दफ़ा और जो है अगर इसकी एक्यूरेसी कम आई ना तो ये मॉडल स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, सर टॉलरेंस लेवल 1 ही मैक्सिमम रखते हैं या कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर दे सकते हैं? 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, पेशेंस, इसको पेशेंस कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल जो है हमने अर्ली स्टॉप करना है तो हम अर्ली स्टॉप कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना खुद का कॉल बैक भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग इसको चला के देख लीजिएगा। ठीक है, अपने पास घर पे अपना भी कॉल बैक बना सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो हर ईपॉक से पहले कोई काम कराना है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आप करा सकते हो। ईपॉक के शुरू होने से पहले कोई काम कराना है, ईपॉक के एंड होने के बाद कोई काम कराना है, बैच के शुरू होने से पहले, बैच के एंड होने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले, ट्रेनिंग एंड होने से पहले। ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप ये ओवरराइड कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा। आपने जो है keras.callbacks.callback की क्लास है, इस क्लास को इनहेरिट करना है, एक्सटेंड करना है, और ये मेथड जो है इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अभी हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं ये मेथड कॉल होते हैं ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के दौरान, और आपको जो है लॉग का आर्गुमेंट भी मिलता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ट्रेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, प्रीवियस बैच, ईपॉक, ट्रेनिंग रन, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन मैट्रिक्स की तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, आपको मॉडल भी मिलता है, वैलिडेशन डेटा भी मिलता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है। हम जो है एक काम करते हैं, हम अपना कॉल बैक बनाते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा काम करूँगा कि मैं अपना जो है कॉल बैक बनाता हूँ, और मैं इसका नाम रखता हूँ माई कॉल बैक। ठीक है, और इसको जो है keras.callbacks.callback को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने का तरीक़ाकार क्या होता है, क्लास हमने जो बनाई है उसके ब्रैकेट में हमने इसकी पेरेंट क्लास का नाम दे दिया, तो हमने इस क्लास को एक्सटेंड करा है, इनहेरिट करा है,
और हम क्या कर रहे हैं, सेट मॉडल का एक मेथड है, हम क्या कर रहे हैं, हर इपॉक के शुरू होने से पहले हम जो है प्रिंट कराएंगे कि सिर्फ मैं ये काम करा रहा हूँ, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्रिंट करा दो, इपॉक के शुरू होने से पहले कि इपॉक जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बस हम यही करा रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है मैं अपने कॉल बैक को, ये मैंने एक छोटा सा कॉल बैक बनाया है जो कि सिर्फ ये प्रिंट करेगा इपॉक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये प्रिंट करेगा। और के साथ जो है अगर हम न्यू लाइन लगाते हैं तो ये सिर्फ है जी। अब मैं फिट कराते हुए अपना कॉल बैक दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कॉल बैक अपना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मैंने बनाया है वो वाला कॉल बैक दे रहा हूँ मैं। प्रिंट नहीं किया इसने, प्रिंट करना चाहिए था। आई थिंक इस सेट मॉडल को भी जो है ओवरराइट करना पड़ेगा अभी। देख लेते हैं, ये इपॉक का नंबर भी हम प्रिंट करा रहे हैं। मेरा ख्याल है सेट मॉडल भी जो है हमें ओवरराइट करना पड़ेगा। मॉडल हम दोबारा बना लेते हैं। मॉडल बनाया, 10 इपॉक्स चला रहे, बैच साइज हमने सेट किया और ऑन इपॉक स्टार्ट जो है हम ओवरराइट कर रहे हैं। ऑन इपॉक बिगिन है वो, माय गॉड।
स्टार्ट लिख दिया जब भी जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। और बिगिन, ठीक है, सेट मॉडल की भी और बिगिन, बिगिन और स्टार्ट जो है तो एक जैसी चीज़ है। ये गलती मैंने स्टार्ट लिख दिया था। अब ये देखें ये लिखा हुआ है ना epoch स्टार्टेड, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो हर epoch के स्टार्ट होने से पहले ये कॉल होगा और epoch के एंड होने पे भी कॉल कर सकते हैं ऑन epoch एंड, अगर आप जो है वो राइट करते हैं ऑन epoch एंड। तो ये देख लेते हैं हम, देखिएगा इसके बाद epoch जो 1 चलेगा उस पर भी लिखा हुआ आएगा epoch 1 स्टार्टेड। तो ये हम जो है कॉल बैक के थ्रू हम ट्रेनिंग को जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मेरे साथ हैं आप लोग, ठीक है। यस सर। तो जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखें अब epoch 1 चलेगा तो फिर हम जो है epoch, यानी आप जो है किसी epoch के शुरू होने पे कोई काम करवाना चाहें, अब ये देखें epoch 1 जो है ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे तो मैं सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ ना, यहाँ पर आप यू कैन डू योर ओन लॉजिक, यू कैन राइट योर ओन लॉजिक टू डू एनीथिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ एवरी epoch। हर epoch के स्टार्ट होने से पहले कुछ कराना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप सेव कराना चाह रहे हैं कि मॉडल की क्या प्रोग्रेस है, आप epoch के एंड होने पे, बैच के स्टार्ट होने पे, बैच के एंड होने पे, ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं आप जो कर सकते हो। epoch के स्टार्ट होने से पहले, एंड होने से पहले, बैच के स्टार्ट होने से पहले, एंड होने से पहले, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले, जो भी काम कराना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ये टाइम लेगा, 10 epoch तक चलेगा 12। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है टेंसर बोर्ड जो है ये इसके अंदर बिल्ट इन है। टेंसर फ्लो के अंदर, जिसके थ्रू जो है आप जब ट्रेनिंग चल रही है वो एक ग्राफिकली आपको ये शो करता है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या हो रहा है, ठीक है। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप देखना चाहेंगे कि मेरा मॉडल जो है ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज़ें हो रही हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वैल्यू देखना चाहेंगे। तो एक ब्राउज़र बेस्ड विजुअलाइजेशन टूल है जो टेंसर फ्लो के साथ आता है। तो आप विजुअली मॉनिटर कर सकते हैं जो कि आपके मॉडल के अंदर हो रहा है, ठीक है। ना सिर्फ ये कि आप मॉडल का लॉस देख सकते हैं, बल्कि आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं, मॉडल का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, हिस्टोग्राम देख सकते हैं, एक्टिवेशंस यानी डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ हैं, एम्बेडिंग है तो एम्बेडिंग में अगर आप लोगों ने जो है चैप्टर 6 के अंदर जो एम्बेडिंग देखा है तो एम्बेडिंग में हर वर्ड की जो वेक्टर है वो क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो लेट मी चेक के मेरे पास टेंसर चल रहा है। ठीक है, आके दिखाता हूँ आपको। तो हम जो है एक छोटा सा जो है मॉडल बनाते हैं और उसको टेंसर बोर्ड पे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक आइडिया होगा, आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट मिलेंगे, रिज़ल्ट की बेस पे आप विजुअलाइज करोगे रिज़ल्ट को और आइडिया को इम्प्रूव करोगे, ठीक है। आइडिया को इम्प्रूव करोगे
फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे डीप लर्निंग करके टेंसरफ्लो पे या कीरास पे, और ये काम जो है आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। जब आप कोई भी मशीन लर्निंग पे काम शुरू करते हो, शुरू में आपके पास डेटा नहीं होता, थोड़ा सा डेटा होता है, आप उसको बनाते हो और उसको फिर आप इस्तेमाल करने के लिए देते हो। जब लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, डेटा और आना शुरू होता है, डेटा और आता है, आपका मॉडल इम्प्रूव करता है, फिर आप इम्प्रूव करने के बाद जो है फिर लोग मज़ीद इस्तेमाल करते हैं, फिर डेटा मज़ीद आपका जनरेट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो चीज़ है वो रिफाइन होना शुरू होती है। तो ये 3 वे प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमने जो चैप्टर नंबर 6 में मॉडल बनाया था उसी को जो है हम चलाएंगे। IMDb का डेटा है। सर LSTM का डेटा जो है वो टेक्स्ट सीक्वेंसेस के लिए होता है, और जो जी बिल्कुल। हमारे पास है टाइम सीरीज का डाटा सिर्फ उसके लिए होता है। तो सर अगर कोई अनसीक्वेंस डाटा हो तो उसमें नहीं LSTM यूज होगा? उस पर ज़रूरत नहीं है ना LSTM इस्तेमाल करने की। जहाँ पे डिपेंडेंसी हो कि करंट डेटा पास्ट पे डिपेंड कर रहा हो, तो वहाँ पे आप LSTM यूज़ करेंगे। LSTM या CNN भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे CNN यूज़ किया है। तो ये हमारे पास एक मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल बनाया और हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो यहीं पर हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं करके, नाम हम रख देते हैं माई लॉग डायर। ठीक है, MK डायर भी लिख सकते हैं, MD भी लिख सकते हैं, डॉस पे तो MD लिखते हैं। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी बन गई जिसमें हमारे जितने भी मॉडल का डेटा होगा वो सेव हो रहा होगा, जितने भी लॉग होंगे। ठीक है, अब हम जो है एक कॉल बैक बनाते हैं टेंसर बोर्ड का। ये हमारा मॉडल बन गया है। हम एक कॉल बैक बनाते हैं कि keras.callback.tensorboard। ठीक है, टेंसर बोर्ड पे किस डायरेक्टरी में से डेटा उठाना है, डायरेक्टरी में डेटा राइट करना है, एंड सो ऑन। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, एम्बेडिंग, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। और हम जो है इसको रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो हमारा जो है मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। सर टेंसर बोर्ड का जो है फंक्शन वो ये है कि हम इसमें विजुअलाइजेशन देते हैं डाटा को। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम विजुलाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेंसर बोर्ड और उसको डायरेक्टरी बतानी होगी कहाँ से रीड करना है। ये जो डायरेक्टरी बनी है ना, इसमें जो है वो फाइलें राइट कर रहा है अपनी। ठीक है, प्रोजेक्ट की फाइलें बना रहा है। ट्रेनिंग हो जाए तो हम कर लें या देखते हैं सर फिर ट्रेनिंग के मैट दौरान। प्लॉट, जी सॉरी सर आप कंप्लीट करें। जी, मैंने बोला कि हम टेंसर बोर्ड पे इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, ये टेंसर बोर्ड हमने चलाया, हमने डायरेक्टरी बता दी। अब ये यहाँ से जो है थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो है ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर जी, कोई फिर क्वेश्चन हम हो? जी सर पूछिए। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न जो है सर वो फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यही नहीं नहीं यूज़ नहीं, करके विजुलाइज करें। मैट प्लॉट लिब में तो आप खुद से विजुलाइजेशन करती है ना, आपको प्रोग्रामिंग करनी जी सर। पड़ती है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये एक GUI खोल देगा और इसमें आपको मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब जी अभी मैं सर। दिखाता हूँ। ठीक है, वो तो विजुलाइजेशन आपको खुद से करनी हो किसी चीज़ की, ये इसके अंदर जो है सिर्फ मॉडल से रिलेटेड विजुलाइजेशन है। मॉडल से रिलेटेड डेटा देखना है, वो तो आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब पे। तो ठीक है, स्टार्ट हो रहा है अच्छा और अभी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, GPU होगा तो फास्ट होगा ये, लेकिन अभी GPU नहीं है मेरे सिस्टम पे लगा हुआ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सर ये कोलैब पे करना है।
आप कोलैब पे भी कर सकते थे, कोलैब पे लेकिन टेंसर बोर्ड नहीं चला सकते ना, कमांड प्रॉम्प्ट तो चला सकते हैं, फिर वो देखना पड़ेगा उस पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके। 12 तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये चल जाएगा तो अभी इसकी विजुअलाइजेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अभी हम क्या करना है, हमें जो है इस एड्रेस को ब्राउज़र पे खोलना है, ठीक है। ये एक वेब सर्वर चल गया है पीछे और चल रहा है मेरा साथ है। अब चला है, ये टेंसर बोर्ड खुल गया आपका। अब टेंसर बोर्ड में जो है आपको जो भी अभी आपका मॉडल चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। ग्राफ्स नज़र आएंगे आपको आपके मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका मॉडल है जो भी आपने बनाया है। अब इसके अंदर जो है आप यू कैन प्ले विथ इट। ये एक्सेल नोट्स क्या है? एक्चुअली जब टेंसर फ्लो चलता है ना तो कीरास में जो आप काम करते हैं उसका ग्राफ बनता है पीछे ना, ऑक्सिलरी का मतलब सेकेंडरी नोड, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं। तो टेंसर बोर्ड में लाइक फॉर इंस्टेंस कौन सा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, तो ये टेंसर बोर्ड खुद ही से ऑटोमेटिक है सर? ये आपका ग्राफ है ना, इसमें ये वो वाला ग्राफ नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस वाला ग्राफ है, ठीक है ना, जिसमें जो है आपके पास नोड्स होती हैं और एजेस होते हैं। अब इसको अगर मैं जूम करूं, जूम भी नहीं हो रहा ना ये। ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना तो फिर ग्राफ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ट्रेनिंग के दौरान जो है अभी दूसरी इपॉक चल रही है। ये टेंसर फ्लो का ग्राफ है। टेंसर फ्लो की जो लो लेवल लाइब्रेरी है ना, लो लेवल एपीआई है, उसमें वो ग्राफ बनाता है। उसमें अगर आप मिसाल के तौर पर ऐड भी करते हैं तो वो भी जो है ना आपके पास जो ग्राफ है
डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है उसके अंदर जो है एक ऑपरेटर की नोड ऐड होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे थे कि ऐड का जो है ना यहाँ पे एक ऑपरेटर दिख रहा था, जैसे ये ऑपरेशन है, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन है। तो हर ऑपरेशन जो भी आप ग्राफ पे काम करेंगे उसके लिए एक नोड ऐड होगी, ठीक है। तो ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहरहाल टेंसर बोर्ड पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने मॉडल को, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये तो आप जो है घर पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ना नज़र आ रही है टेंसर बोर्ड चल रहा है, और इसमें जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ग्राफ का ऑप्शन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, एम्बेडिंग, ये सारी चीज़ें फिर ग्राफ की फॉर्म में आपको दिख रही होंगी, एक्यूरेसी, लॉस वगैरह, ठीक है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आप देख सकोगे। अब हम आते हैं कुछ फाइनल टॉपिक्स की तरफ। बैच नॉर्मलाइजेशन, ये कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप अपने मॉडल की एक्यूरेसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। हमने देखा था हम डेटा को नॉर्मलाइज करते थे, ठीक है। हमने पिछली कुछ एग्जांपल्स देखी थी जब हमने जो है बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट पे काम किया था, याद है आपको, ठीक है। हमने नॉर्मलाइज किया था, स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है, माइनस किया था हमने मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया था। उसके नतीजे में हुआ क्या था, हमारा जो डेटा था उसका मीन 0 हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है माय डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम ये है कि जब हम डेटा शुरू में तो हमने दे दिया, मॉडल को दे दिया, पहली लेयर से गुजरने के बाद क्या हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो स्टिल नॉर्मलाइज्ड होगा? मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने का मकसद ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास मॉडल है, ठीक है। ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। अब मैंने यहाँ से तो डेटा दिया नॉर्मलाइज करके, लेकिन जब ये यहाँ पे आगे गया, यहाँ से जब आगे पास हो रहा है तो क्या यहाँ पे भी नॉर्मलाइज है या नहीं है? कोई गारंटी तो नहीं है ना कि नॉर्मलाइज होगा, आगे जाके हो सकता है कि वो रेंज से बाहर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर स्टेप पे नॉर्मलाइज दोबारा करें, ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, डेटा जब चेंज हो गया लेयर के बाद तो हम क्या करें, उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करें। कोई क्वेश्चन है? हो सर, सर वो भी आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर ठीक है। तो बैच नॉर्मलाइजेशन की एक लेयर है जो कि क्या करेगी, क्योंकि हमारा जो डेटा जो है जब लेयर से गुजरता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, लेयर जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है उसके बाद हमारा डेटा जो है नॉर्मलाइज नहीं रहता। तो हम बैच नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो है इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैच नॉर्मलाइजेशन जो है क्या करता है, हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेटा जो है ज़ीरो मीन और यूनिट वेरिएंस रहे। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोबारा से उसको एडेप्टिवली नॉर्मलाइज करना है। तो इसके लिए बैच नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेंटेन करता है, ठीक है। एक अपने पास एवरेज मेंटेन करता है, बैच वाइज मीन और वेरिएंस मेंटेन करता है, और इसकी मदद से वही प्रॉब्लम जो कि रेजिडुअल कनेक्शंस एड्रेस कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रही थी कि मीन जो है, जो डेटा है, डेटा का जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो पीछे की लेयर को पास होते हुए ज़ीरो हो जा रहा था,
वो प्रॉब्लम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती है। ठीक है, तो बैच नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका क्या है, आपने हर लेयर के बाद जो है बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगानी है। ठीक है, फिर आपके पास जो है बैच रीनॉर्मलाइजेशन भी है। मैं पहले बैच नॉर्मलाइजेशन जो है बता देता हूँ कैसे होती है बैच नॉर्मलाइजेशन। सर ये बैच नॉर्मलाइजेशन भी हम किसी भी लेयर पे कर सकते हैं, हाँ ANN पे, CNN पे। बिल्कुल ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है एड्रेस हो जाती हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, जो आपने मॉडल बनाया है उसमें जो है आपने, मैं भी बताता हूँ। अच्छा, ये आप लोग घर पे रन कर लिएगा, मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है सर वो आप ये नोटबुक भी शेयर कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं तो शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा मॉडल बना हुआ है ना, तो मॉडल में हमने क्या करना है, हर लेयर के बाद जो है हमने जो है बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, इससे जो है परफॉर्मेंस पे अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिट करा दें आप। बैच नॉर्मलाइजेशन से जो है ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, ये देखें शुरू में ही 90 पे पहुंच गया है ये। बैच नॉर्मलाइजेशन हम हर लेयर के बाद लगा दें, तो एक तो ये चीज़ है। फिर बैच रीनॉर्मलाइजेशन है, मुख्तलिफ रिसर्च में प्रपोज किया गया है। ठीक है, सर ये ओवर फिटिंग नहीं हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लेयर पे ही 90% एक्यूरेसी जो है वो आ गई? नहीं नहीं, ओवर फिटिंग तो उस वक्त होगा जब वैलिडेशन एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा हो। ठीक है, जब डिफरेंस, अभी तो वैलिडेशन एक्यूरेसी भी चेक करनी होगी ना, उसके बाद जो हमें सही पता चलेगा। बहरहाल इसको मैं स्टॉप करता हूँ, इसको घर पे चला के देख लीजिएगा आप लोग कि आपको जो है एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है ख़राब मिल रही है। ठीक है, ये बैच नॉर्मलाइजेशन जो है हमने देखा। बैच नॉर्मलाइजेशन ये एक टेक्निक है जो कि एक्यूरेसी अच्छी देगी। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था टेंसर बोर्ड, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कस्टम कॉलबैक्स, और उससे पहले हमने जो है कॉलबैक्स पढ़े थे। तो इसके अलावा कुछ मज़ीद टेक्निक्स हैं। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। कॉन्वोल्यूशन में क्या करते हैं हम, आपको याद होगा, कॉन्वोल्यूशन की मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ। ठीक है, एनिमेशन जो है उससे आपको कॉन्वोल्यूशन याद आ जाएगा। तो ये कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा इसकी एनिमेशन अगर मिल जाए, हाँ ये ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ये एक विंडो है जो कि मूव करते रहती है और हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यानी जो फिल्टर है, ये जो येलो में शो हुआ है ये फिल्टर है। ठीक है, फिल्टर की नीचे वैल्यू रेड में लिखी हुई है, ये मल्टीप्लाई होती है इमेज के साथ और ऐड होके एक वैल्यू निकल कर आती है सेंटर वाली। सेंटर की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है 4i 3i 4i। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वोल्यूशन जो है फीचर एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं हम। ये कॉन्व 2D है, 2D कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है,
इसके मुकाबले में डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन जो है ये इसका एक ऑल्टरनेट है जो कि फास्टर है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाइज है। अभी हम क्या कर रहे थे, हम जो है एक फ़िल्टर उठा रहे थे और उसको उठा के जो है हम इमेज के ऊपर रख रहे थे और कन्वॉल्व कर रहे थे। जो भी फ़िल्टर के वैल्यूज़ हैं और जो इमेज, जो विंडो में जो इमेज का पोर्शन आ रहा है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन में हम स्पेशल कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं ऑन ईच चैनल ऑफ इट्स इनपुट इंडिपेंडेंटली बिफोर मिक्सिंग आउटपुट चैनल वाया पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन। तो हम जो है जितनी भी चैनल्स हैं, इमेज में चैनल से क्या मुराद है, जैसे एक इमेज है उसमें आर चैनल होंगे, जी चैनल होगा, बी चैनल होगा, तो हर चैनल पे जो है इंडिपेंडेंटली कन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही है और उसके बाद जो है उसको मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे लर्निंग दो पर्सपेक्टिव से हो रही है, स्पेशल फीचर्स की लर्निंग हो रही है और चैनल वाइज फीचर्स की लर्निंग, यानी दो काम हो रहे हैं ना। पहले हम जो है हर चैनल को अलग अलग जो है स्पेशल कन्वोल्यूशन अप्लाई करके फीचर्स निकाल रहे हैं, स्पेशल फीचर्स निकाल रहे हैं और फिर चैनल वाइज फीचर्स अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर्स कम होते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इंटरनली काम कैसे करता है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि ये फास्ट होगा। प्रैक्टिकली जो हमारे लिए याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये फास्ट होगा और ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इसके पैरामीटर्स कम होंगे, ठीक है। सर आप ये एनाटॉमी एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये देखें, ये समझ में आ रहा है आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे जी सर। एक आपके पास इमेज है, इमेज के अंदर 4 चैनल हैं, ठीक है। इमेज के अंदर 4 चैनल हैं या 3 चैनल हैं, आर चैनल अलग है, जी अलग है, बी अलग है, ठीक है। जब वो आगे जाएगा तो फिर वो अलग चैनल बन जाते हैं हर कन्वोल्यूशन के बाद। तो ये चैनल को अलग अलग करता है। अभी तक हमने जो कन्वोल्यूशन देखा था उसमें जो है चैनल वो एक साथ होते थे कन्वोल्यूशन लगाते हुए। यहाँ पे ये हर चैनल को अलग करके अलग अलग कन्वोल्यूशन लगा रहा है और उसके बाद जो है कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है। जी सर। तो वहाँ पे चैनल जो है एक साथ चैनल भी होता था और कन्वोल्यूशन लग रहा होता था। यहाँ पे जो है पहले चैनल को अलग अलग करके अलग अलग कन्वोल्यूशन अप्लाई करता है, फिर उनको कंकैटिनेट करके 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन लगा के उनके चैनल्स को जोड़ता है। तो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स अलग निकल के आ रहे हैं, चैनल वाइज फीचर्स अलग निकल के आ रहे हैं। ये बात समझ में नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, बड़ा सिंपल सा है। आपने ये लेयर लगानी है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, सर ये बस CNN पे ही होगा, CNN लेयर पे, आई मीन तो ये किसी और CNN पे ही लेयर पे होगा, नहीं। CNN पे ही होगा ये, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं, जैसे हमारे पास ये है ना, ठीक है। और अब एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हुए यूज़ इट फॉर आपका जो क्या नाम है, एमनेस डेटा सेट। एमनेस डेटा सेट पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। खुद से अप्लाई करके देखें, मैं तो करा दूंगा, लेकिन आई वुड लाइक कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको हाइट और विड्थ जो है चेंज करनी होगी। ये एमनेस डेटा सेट पे अप्लाई करके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सर एमनेस डेटा सेट तो वो ग्रेस के इमेजेस हैं। या कैट एंड डॉग्स पे कर ले, चले फिर, ठीक है।
वहाँ पे चैनल्स होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे जो है 3 चैनल्स है RGB। एमनेस पे भी हो जाएगा ये। एमनेस पे जो कॉन्वोल्यूशन जब आप अप्लाई करते हैं शुरू में तो आपके पास एक ही चैनल होगा, RGB नहीं होगा, लेकिन आगे चल के जब आप इस पर 32 फिल्टर अप्लाई करेंगे तो अगली जो लेयर होगी उसमें 32 चैनल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाइपर पैरामीटर को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए। हाइपर पैरामीटर से मुराद क्या है, आपके चैनल्स कितने होने चाहिए, आपकी लेयर्स कितनी होनी चाहिए, हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, लर्निंग रेट क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होना चाहिए, बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ करें या ना करें, ड्रॉप आउट यूज़ करें या ना करें। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, आर्किटेक्चरल लेवल इश्यूज है कि हाइपर पैरामीटर्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए। ये रिसर्च के बाद सामने आती है, तजुर्बे के बाद सामने आती है, कुछ आपकी इंट्यूशन होती है, आपकी गट फीलिंग होती है, आपकी सिक्स सेंस होती है जो आपको गाइड करती है कि क्या चॉइसेस लिए जाएं, ठीक है। तजुर्बे से ये बात सामने आती है। तो अमूमन क्या किया जाता है, एक प्रोसेस तो मौजूद है, एक सिस्टमेटिक तरीक़ेकार तो मौजूद है जिसको फॉलो करना चाहिए। आप शुरू में कुछ हाइपर पैरामीटर्स चूज़ करेंगे, मॉडल बनाएंगे, फिट करेंगे और परफॉर्मेंस चेक करेंगे। रिज़ल्ट अच्छा मिल गया, बहुत अच्छी बात है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। रिज़ल्ट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अगर आप पैरामीटर बढ़ा रहे हैं और रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं तो मज़ीद बढ़ा के देखें। अगर पैरामीटर बढ़ाने से रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर आप दोबारा बैक ट्रैक करोगे, पैरामीटर को कम वैल्यू कम करके देखोगे। ये आप जो है रिपीट करते रहोगे प्रोसेस, इवेंचुअली परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ग्रिड सर्च। मैं चाहूँगा आप लोग ग्रिड सर्च को थोड़ा सा स्टडी कर दिएगा। ग्रिड सर्च आपकी हेल्प करता है, उसके अंदर साइकिट लर्न में ग्रिड सर्च की का कोड भी मिल जाएगा आपको। तो लेकिन कुछ टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। देयर आर सर्टेन टूल्स जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में से एक टूल है हाइपर ऑप्ट के नाम से, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके जो है एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसको इस्तेमाल करके आप हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइप्रास के नाम से टूल है, इसको देखें, इसको इस्तेमाल करके आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन जो है ये जो है बड़ा मुश्किल काम है। कौन से बेस्ट पैरामीटर्स हैं, टाइम बहुत लगता है इसके अंदर। कुछ टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं। फाइनली एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जो है क्या कहते हैं, केगल के ऊपर जो है उस पर बड़ा यूज़फुल रिज़ल्ट मिलता है। आप अमूमन क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास कई वीक मॉडल भी हो, अच्छा मॉडल ना भी हो, लेकिन कई छोटे छोटे मॉडल्स हैं जो कि एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर उनको कंबाइन कर दें, ठीक है, जैसे कोई बंदा है उसकी अकल इतना काम नहीं करती है, लेकिन अगर उसके साथ कई लोग मिल जाएं तो एक जो है ज़्यादा अच्छा डिसीजन सामने आता है। इसी वजह से कहते हैं कि मशवरा करना सुन्नत भी है और मशवरा करने वाला कभी जो है नुकसान में नहीं रहता। तो बिल्कुल यही बात है। मॉडल इंसैम्बलिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्लासीफायर्स हैं, उनके रिज़ल्ट को मिला के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूल टुगेदर प्रेडिक्शंस ऑफ अ सेट ऑफ डिफरेंट मॉडल्स टू प्रोड्यूस बेटर प्रेडिक्शन। बहुत सारे मॉडल को कंबाइन करके एक अच्छा रिजल्ट हासिल करें। तो केगल पे जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ जो छोटे मॉडल्स जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहे हैं, अगर उनको कुछ मॉडल हैं जो कि एक ख़ास एस्पेक्ट जो है, एक ख़ास पहलू पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ मॉडल है किसी दूसरे पहलू पे अच्छा काम कर रहे हैं। जब इन सबको मिला देंगे, इन सब की सारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगी, तो हमें एक अच्छा मॉडल मिल जाएगा। अब इनको कंबाइन करने का तरीक़ाकार क्या होगा, आप इनको एवरेज कर दें, ठीक है, यानी 4 रिज़ल्ट आ रहे हैं, चारों ने 4 रिज़ल्ट दिए, चारों का एवरेज निकाल दो अगर रिग्रेशन कर रहे हो।
अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि ये मेल है या फीमेल है, 4 मॉडल कह रहे हैं मेल, 1 मॉडल कह रहा है फीमेल, तो फिर आप मेजॉरिटी पे चले जाओ, ठीक है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, कोई मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है तो उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दोगे, तो उसमें जो है आप वेट भी दे सकते हो कि इसकी बात ज़्यादा अहम है, इसकी बात कम अहम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इसका एवरेज निकाला है, ठीक है, चारों को ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया या 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वेटेड एवरेज भी लिया जा सकता है, किसी को ज़्यादा अहमियत देनी है किसी मॉडल को, किसी को कम अहमियत देनी है, तो वेटिंग किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर जो है रैंडम फॉरेस्ट जो है एक बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन ट्री जो है जब हम ट्रेनिंग कराते हैं, एक डिसीजन ट्री जो है इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब आप बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को कंबाइन कर देते हैं तो हमें इसको कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करके सबकी प्रेडिक्शन को मिला के इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब। तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन है?